आज मैं आपको अपनी बिछड़ी हुई बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको मुझसे छीन लिया गया था। मेरी डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे बेटी पैदा हुई है। उसी समय मेरे घर पर एक फकीरनी आई और मेरी बेटी को देखते के साथ ही बोली कि ये बच्ची मनहूस है, इसकी मनहूसियत तुम्हारे पूरे ख़ानदान को खा जाएगी। अगर ये 18 साल तक किसी दरगाह में बाबा के पास रहे तो इसकी मनहूसियत ख़त्म हो जाएगी। मेरी सासू माँ ये सुनकर बहुत परेशान हो गईं और मेरी बच्ची को छीनकर उस फकीरनी को दे दिया और उससे कहा, जब ये बड़ी हो जाए तो इसे हमारे पास ले आना। वो फकीरनी फ़ौरन मेरी बच्ची को लेकर वहाँ से चली गई। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। मेरा शौहर दूसरे मुल्क में रहता था। मेरे शौहर को मेरी सास ने बताया कि तुम्हारी बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी। कई सालों बाद जब मेरा शौहर घर वापस आया तो उसके साथ दुल्हन के जोड़े में एक लड़की थी, और जब मेरी नज़र दुल्हन के एक निशान पर पड़ी तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि ये तो वही। मेरा नाम हीना है और बचपन से ही मैंने अपने नाम के साथ रियाज का नाम सुना था। यही नाम सुनते सुनते मैं बड़ी हुई थी। मेरे अम्मी अब्बू ने बचपन में ही मेरा रिश्ता रियाज के साथ तय कर दिया था। रियाज मेरे अब्बू के दोस्त का बेटा था। वो बचपन से हमारे घर पर आया जाया करता था। वो जब भी हमारे घर पर आता था तो उसका मूड ऑफ होता था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे पसंद ही नहीं करता। वो ना तो मुझसे बात करता था और ना ही मेरी तरफ देखता था। मैं ये देखकर बहुत दुखी हो जाती थी और मैंने कई बार इस बारे में अपने अम्मी अब्बू से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता था। सबने जैसे बस अपनी मर्जी मुझ पर थोपने की सोच रखा था। इसीलिए मैंने भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। फिर अब्बू के दोस्त ने एक दिन हमारी शादी की तारीख पक्की कर दी। घर में ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां होने लगीं और फिर हमारी शादी का दिन भी आ गया और हमारी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बहुत देर से रियाज का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन रियाज कमरे में नहीं आया। जब बहुत देर हो गई और मैं इंतज़ार करते करते थक गई, तब मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि रियाज आज रात यहाँ इस कमरे में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे ससुर से किसी बाबा ने कहा है कि आज की रात तुम दोनों पर बहुत भारी है, इसीलिए वो कल ही तुम्हारे कमरे में आएगा। अब तुम सो जाओ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, तुम थक गई होगी, कपड़े बदल कर सो जाओ। वो ये कहकर मेरे कमरे से चली गईं। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई। भला ये क्या बात हुई? शादी की पहली रात ही मेरे शौहर को मेरे पास आने नहीं दिया। मुझे इन लोगों की सोच पर बहुत ताज्जुब हो रहा था। मैं बेड से उठी और मैंने अलमारी से अपना नाइट सूट निकाल कर पहन लिया और फिर मैं सो गई। मेरी सास बहुत वहमी औरत थी। वो हर काम में वहम करती थी और अपना हर काम बाबा जी से पूछकर ही करती थी। वो हर बात में वहम करती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए और कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मेरा ये काम गलत ना हो जाए। अगर कोई काम करती थी तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर करती थी कि कहीं इस काम में कोई ख़राबी ना हो जाए। खैर, दूसरे दिन रियाज जब कमरे में आए तो मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि मेरे शौहर को मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन उनको देखकर मेरा डर दूर हो गया। रियाज मेरा बहुत ख्याल रखते थे। रियाज बहुत खामोश मिजाज के इंसान थे, लेकिन कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो किसी परेशानी में हैं। रियाज बिल्कुल भी ऐसे शौहर नहीं थे जो शादी के शुरू के दिनों में नई नवेली दुल्हनों के नखरे उठाते हैं। उनमें वैसी कोई बात ही नहीं थी। हमारे बीच में एक झिझक सी थी और वो झिझक खत्म हो ही नहीं रही थी। 4 महीने बाद ही रियाज की दुबई में नौकरी लग गई। मैं और घर वाले सब लोग बहुत खुश थे। मैं खुशी से दुबई जाने की तैयारियां कर रही थी। मुझे भरोसा था मेरे और रियाज के बीच में जो दूरियां हैं वो वहां पर जाकर दूर हो जाएंगी। शायद यहाँ घर वालों की वजह से रियाज मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाते। मैं तो रात दिन सपने देखने लगी थी कि मैं दुबई जाकर ये करूँगी, वहाँ ऐसे रहूँगी, वैसे करूँगी। लेकिन दुबई जाने से एक दिन पहले रियाज ने घर वालों से कहा कि मैंने हिना के बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा है कि वहाँ जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाएगा।
ये बात सुनकर तो मेरी सास बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि मैं अब हिना को तुम्हारे साथ दुबई जाने नहीं दूंगी, यहाँ तक कि मैं उसे इस घर से बाहर भी निकलने नहीं दूंगी। 40 दिन तक हिना घर से पैर भी बाहर नहीं निकालेगी। मेरी सास अपना हुक्म सुनाकर चली गई। मैं जो रियाज के साथ दुबई जाने के सपने देख रही थी वो सब टूट गए। मैंने रियाज से कहा, आप अम्मी जी से बात करें और मुझे अपने साथ दुबई लेकर चलें। मगर रियाज ने कहा, मेरी अम्मी कोई बात नहीं मानेंगी, वो किसी की एक नहीं सुनती। एक बार जो वो कुछ कह दे उनका फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है। मैं उनसे बात नहीं करता। तुम तो जानती हो वो कितनी वहमी औरत हैं, एक बात को पकड़कर बैठ जाती हैं। रियाज की ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई और भला मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने अपना सारा सामान बैग से निकालकर अलमारी में वापस रख दिया। दूसरे दिन रियाज दुबई के लिए निकल गए। यूं ही दिन बीत रहे थे। रियाज का फ़ोन आता तो था, लेकिन वो सिर्फ अपनी अम्मी से ही बात करते थे, मुझसे कभी बात नहीं करते थे। मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी कि अचानक मेरे जीवन में बाहर आ गई जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन रियाज ने यह खबर सुनने के बाद भी मुझसे कोई बात नहीं की। मैं जानना चाहती थी कि रियाज को ये खबर सुनकर कैसा लगा, वो खुश भी है या नहीं। मगर पता तो तब चलता ना जब रियाज मुझसे बात करते। मैं हर समय रोती रहती। मुझे रोता हुआ देख मेरी सास मुझसे कहती, बेटा तू रोया ना कर, रियाज जल्दी घर वापस आ जाएगा और तुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा। मैं सोचती कि काश मेरे पास भी मोबाइल होता तो मैं अपने शौहर को कॉल करती। पड़ोस में भी एक लड़की थी, उसका शौहर भी मुल्क से बाहर था, उसके पास मोबाइल था। वो अपने शौहर से घंटों घंटों बात करती थी, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं थी। अगर किसी के पास मोबाइल होता था तो उसे गलत समझा जाता था और उसे सब गलत नज़रों से देखते। इस हालत में हर समय रियाज की कमी महसूस होती थी। मगर रियाज ना मुझे फ़ोन करता था और जब कभी फ़ोन करता तो सिर्फ अपनी अम्मी से बात करता था। खैर, जैसे तैसे उसके बगैर ये समय गुजर गया। कुछ दिन बाद मेरी बेटी हुई। मैं बहुत खुश थी और सब घर वाले भी बहुत खुश थे। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आई तो घर में खुशियां मनाई जा रही थी। मेरे ससुर जी भी अपनी पोती को गोद में उठाकर प्यार कर रहे थे और सब लोगों को मिठाई बांट रहे थे। मेरे ससुर जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाईं। उस दिन वो बहुत खुश थे, लेकिन अचानक दरवाजे पर एक फकीरनी आ गई तो मेरी सास ने उसे मिठाई का डिब्बा दिया, लेकिन उसने वो मिठाई का डिब्बा लेने से मना कर दिया और ज़ोर से चीखकर बोली कि ये बच्ची मनहूस है। उसके इस तरह ज़ोर से बोलने पर सब लोग हैरान हो गए और मैंने उससे कहा कि क्या बकवास कर रही हो, कौन हो तुम? मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आया। मेरी सास ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो उस फकीरनी ने कहा कि ये बच्ची मनहूस है और इसकी मनहूसियत पूरे ख़ानदान को खा जाएगी। मैं उस फकीरनी से कुछ कहती, लेकिन मेरी सास ने मुझे बोलने नहीं दिया। मेरी सास ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तब फकीरनी बोली कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। इस बच्ची को 18 साल तक घर से और घर वालों से दूर रखना पड़ेगा, तब जाकर इसकी मनहूसियत दूर होगी। मेरी सास परेशान हो गई। वो पहले से ही वहमी औरत थी और उस फकीरनी की बातें सुनकर उन्होंने मेरी गोद से बच्ची को ले लिया और उस फकीरनी की गोद में दे दिया और उससे कहा कि तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ, जब ये बड़ी हो जाए तो इसे वापस कर देना। ये सब सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने उस फकीरनी से अपनी बच्ची को लेना चाहा, लेकिन मेरी सास ने मुझे रोक लिया। मैं रोने लगी, बिलखने लगी। मैंने अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर कहा कि अम्मी प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे वापस कर दें, यूँ मेरी गोद न उजाड़ें। लेकिन मेरी सास ने मेरी कोई बात नहीं मानी और फिर उस फकीरनी को जाने के लिए कहा। फकीरनी मेरी बच्ची को लेकर वहाँ से चली गई और मैं रोती रही। सास ने रियाज को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे यहाँ पर मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी। मैं हर समय अपनी बच्ची को याद करके रोती रहती और उस फकीरनी को कोसती रहती कि ना जाने वो कहाँ से आ गई थी। मैंने अपनी बच्ची को जी भर के देखा तक नहीं था। उसके पैर की 2 जुड़ी हुई उंगलियां याद रह गई थी, जिनमें काले रंग का एक निशान था।
बच्ची की मौत का सुनकर भी रियाज वापस नहीं आया और ना ही उसने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैंने अपनी सास से पूछा कि अम्मी, रियाज कब तक वापस आएंगे? तो वो मुझसे कहती कि कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और मैं अपने शौहर का इंतज़ार करती रहती। शायद मेरी किस्मत में अपने शौहर का इंतज़ार ही लिखा था, लेकिन रियाज को तो वापस आना ही नहीं था। उसके इंतज़ार में मैंने सालों गुजार दिए और शायद अब तो मैं रियाज को भूल चुकी थी। बस मुझे मेरी बच्ची याद थी। मैं उसको याद करके रोती रहती, यहाँ तक कि रोते रोते मेरी आंखें भी कमज़ोर हो चुकी थीं। मैं हर वक्त बस यही दुआ करती रहती कि कहीं से वो फ़कीरनी आ जाए और मेरी बच्ची को वापस ले आए। न जाने वो कहाँ से आई थी, कहाँ रहती थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मैं सोच रही थी कि शायद 18 साल पूरे होने के बाद वो मेरी बेटी को वापस ले आए, लेकिन अब तो शायद 20 साल पूरे हो चुके थे। ना वो फ़कीरनी मेरी बेटी को लेकर आई और ना ही रियाज वापस आया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सास ससुर की सेवा में गुजार दी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था कि एक दिन अचानक रियाज वापस लौट आया। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं उस समय बहुत खुश हुई। मेरे दिल पर जो अपनी बेटी की जुदाई का गम था, वो उसे बताना चाहती थी। मैं रियाज के साथ बैठना चाहती थी। मैं उसके कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी। पूछना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ कहती, इससे पहले मुझे एक चौंकाने वाली खबर मिल गई कि वो अकेला नहीं आया है। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो दुल्हन बनकर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैं अपने आप को देखने लगी, कहाँ मैं सीधी सादी सांवली सी लड़की और कहाँ वो इतनी खूबसूरत गोरी लड़की जिससे मेरे शौहर ने शायद दूसरी शादी कर ली थी। ये देखकर मेरा दिल टूट गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसकी दुल्हन को गौर से देखने लगी। मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तो वही निशान है जो मेरी बेटी के पैरों पर था, 2 जुड़ी हुई उंगलियों पर काला निशान। बस यही एक निशानी तो थी जो मुझे बहुत अच्छे से याद रह गई थी। मैंने उसे पहचान लिया था कि यही मेरी बच्ची है। ये सोचकर ही मेरा दिमाग फटने लगा और मेरी सांसें रुकने लगी थी कि मैं ये क्या देख रही हूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चक्कर खाकर गिर गई। रियाज मुझे हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर बाद मैं होश में आ गई। होश में आते ही मैंने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैंने अपने पास रियाज को खड़ा देखा। रियाज को खड़ा देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे रियाज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं चीखकर उससे बोली, बस यही देखना बाकी रह गया था। तो रियाज कहने लगा कि वो दुल्हन हमारी बेटी है। रियाज ने मुझसे कहा कि चुप हो जाओ और घर चलो, मैं घर जाकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैंने उससे कहा कि अब क्या रखा है सुनने और सुनाने को। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। हम घर पहुंच गए और रियाज ने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। माँ ने बचपन से अपने वहम की वजह से मेरा जीना हराम कर रखा था। कभी कहती आज पीले रंग का कुर्ता पहन लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तो कभी कहती कि आज दाल मत खाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो कभी कहती कि आज स्कूल मत जाना, तो कभी कहती कि अपने उस दोस्त को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो कभी कहती कि घर पर ही रहो, बाहर जाने से तुम्हें नुकसान हो जाएगा। उनकी इस वहमीपन की आदत से मैं बहुत परेशान हो चुका था। बचपन में ही उन्होंने मेरी तुम्हारे साथ मंगनी तय कर दी थी। मैं तुमसे तो क्या, अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। अपनी पढ़ाई पूरी की और दुबई में नौकरी के लिए अप्लाई किया। मैं यहाँ इस शहर में नहीं रहना चाहता था। मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता था। मैंने दुबई में बहुत जगह अप्लाई कर रखा था। मुझे दुबई में नौकरी भी मिल गई। नौकरी की बात जब मैंने अपने घर में बताई तो माँ ने शादी की जिद करनी शुरू कर दी थी। मैंने उनसे बहुत मना किया कि अभी तो मेरी नौकरी लगी है, पहले मैं कुछ दिनों नौकरी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं शादी करूँगा। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने माँ के सामने झूठा सपना बताया। मैं जानता था मेरा सपना सुनकर माँ तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देंगी, क्योंकि वो बहुत वहमी हैं, और यही हुआ। उन्होंने तुम्हें यहीं पर रोक लिया और मैं अकेला दुबई चला गया।
लेकिन मैं दुबई अकेला नहीं गया था। कुछ साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहाँ मेरी मुलाकात समीना से हुई और मैं उससे मोहब्बत करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं जानता था मेरे घर वाले मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था। लेकिन जब मैंने घर वालों को अपनी नौकरी के बारे में बताया, माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैं समीना के साथ दुबई चला गया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे बच्चे का बाप बनने की कोई खुशी नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि समीना भी माँ बनने वाली है। तब मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन एक दिन समीना सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर ने बताया कि अब समीना कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर समीना सदमे में चली गई। वो रोती रहती और मैं उसको बहलाने की कोशिश करता रहता था। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने उससे वादा किया कि मैं अपनी पहली बीवी का बच्चा तुम्हें दे दूंगा। जब तुम्हें 9वां महीना लगा तो हम दोनों इसी शहर में वापस आ गए और मैं तुम्हारी पल पल की खबर रखता था। जैसे ही तुम्हारे बच्चा हुआ और तुम हॉस्पिटल से घर वापस आई, मैंने एक औरत को पैसे दिए और माँ के पास भेज दिया। वो फकीरनी के भेस में आई थी और उसने वही सब कुछ कहा जो मैंने उससे कहने के लिए कहा था। माँ ने उसकी बात सुनते ही फौरन बच्चे को तुम्हारी गोद से लेकर उसे दे दिया। हम घर से थोड़ी दूर पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बच्चे को लेकर बाहर आई, मैंने उसकी गोद से बच्ची को लेकर समीना की गोद में दे दिया। हम बच्ची को लेकर दुबई वापस आ गए। मैंने और समीना ने उसे बहुत प्यार से पाला, उसका बहुत ख्याल रखा। उसे यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मोहब्बत हो गई और हमें भी वो लड़का बहुत पसंद था। हमने उसकी शादी तय कर दी। हम उसकी शादी करने के लिए इंडिया वापस आए। शादी के दिन नज़दीक आए तो समीना को अपने किए पर बहुत अफसोस होने लगा। उसने फैसला किया कि वो हमारी बेटी को सब कुछ बता देगी और शादी वाली रात उसने हमारी बेटी को सब कुछ सच सच बता दिया कि वो समीना की और मेरी बेटी नहीं है, बल्कि उसके सौतन की बेटी है। समीना की ये बात सुनकर हमारी बेटी को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी शादी छोड़कर तुरंत मेरे पास आई और कहने लगी कि आप लोगों ने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे इसी समय मेरी माँ के पास लेकर चलो। मैं जब तक अपनी माँ से नहीं मिल लेती, मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे अपनी माँ से पूछना है कि सच क्या है और क्या झूठ है। उसकी ये बात सुनकर मैं उसे तुमसे मिलाने के लिए तुम्हारे पास लेकर आ गया, लेकिन तुम उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर गलत समझ बैठी और बेहोश हो गई। रियाज की ये बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। फिर मैं अपनी बेटी के पास आई और उसके गले लग गई। खुशी की वजह से मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने अपनी बेटी को 20 साल के बाद देखा था। मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया और उससे बहुत सारी बातें की और अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। और रियाज ने एक कैसी चालाकी दिखाकर तुम्हें मुझसे छीन लिया, मैंने ये भी उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर मेरी बेटी रियाज पर बहुत गुस्सा हुई और मुझसे बोली, माँ, अब आप एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेंगी जिसने कभी आपको कोई खुशी नहीं दी, शौहर होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, कभी आपको पलटकर नहीं देखा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन मेरी बेटी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैंने अपने शौहर को डिवोर्स दे दी। मेरी बेटी ने मेरा ज़रूरत का सामान पैक किया और मुझे अपने साथ लेकर अपने शहर चली गई। उसका शहर में अपना एक घर था। हम दोनों वहाँ रहने लगे। फिर वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में लग गई। वो चाहती थी कि वो एक अच्छे इंसान से मेरी शादी करवाकर मुझे खुश रहता हुआ देखे। उसने अपने मंगेतर को भी सब कुछ बता दिया था और उसको ये भी बता दिया था कि वो अपनी माँ की दूसरी शादी करवाना चाहती है। ये सुनकर उसके मंगेतर ने कहा कि तुम अपनी माँ की शादी मेरे दोस्त के अब्बू के साथ क्यों नहीं कर देती? उनकी पत्नी की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और वो बहुत शरीफ इंसान हैं और तुम्हारी माँ को बहुत खुश भी रखेंगे। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ। मारिया ने कहा कि ठीक है, तो तुम उनसे बात करके देखो। वो भी मेरी माँ के उम्र के ही थे और उम्र के इस हिस्से में वो अकेले पड़ चुके थे। उन्हें भी किसी साथी की ज़रूरत थी।
कुछ दिनों के बाद मेरी माँ की और उनकी शादी हो गई। वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे और मेरी माँ उनके साथ बहुत खुश थी। 1 महीने के बाद मारिया की भी शादी हो गई। मारिया अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी और समीना और रियाज भी मारिया की शादी में उसे दुआएं देने के लिए आए थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल चुकी थी। मेरी पिछली ज़िंदगी में ऐसा कुछ याद करने के लायक भी तो नहीं था। मेरी बेटी ने ठीक कहा था कि ज़िंदगी की खुशियों पर मेरा भी हक है। शायद सब्र का फल ऐसे ही मिला करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरी माँ बहुत कोशिशों के बाद मेरी शादी के लिए तैयार हुई थी। मेरी शादी घर से ही हो रही थी। आज मैं बहुत खुश थी और बहुत बेचैनी से अपने होने वाले पति का इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले थे। इस दिन का मुझे बहुत बेचैनी से इंतज़ार था और वो दिन आ गया था। लेकिन मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी। मेरी शादी में मेरी तरफ से सिर्फ मेरी माँ ही थी। हमारा और कोई रिश्तेदार नहीं था। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मैंने अपने पति राजेश को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैंने माँ को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि तुम कहाँ हो और अब तक क्यों नहीं आई। माँ ने घबराई हुई आवाज़ में कहा कि मैं आ रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। घर पे कोई भी आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। मैंने माँ से पूछा कि माँ, ऐसा क्या हुआ? राजेश तो आने ही वाला होगा। माँ ने कहा कि राजेश आए तब भी तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी। मैंने माँ से पूछा कि क्यों, मैं राजेश के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोलूं? माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। ये कहकर फ़ोन काट दिया। 10 मिनट बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है, तो माँ ने कहा कि मैं हूँ और जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से अपना सामान पैक करो, यहाँ से अभी इसी समय निकलना होगा। मैंने कहा, माँ ये क्या कह रही हो तुम? आज तो मेरी शादी है और बारात आने वाली ही होगी, हम यहाँ से नहीं जा सकते। माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं वहीं खड़ी माँ को देखती रही। माँ ने एक बैग में अपने कपड़े रखे और कुछ कपड़े मेरे भी रख दिए। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ बहुत घबरा गई और मुझसे बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दी करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। अब यहाँ पर बुत बनी क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी यहाँ से निकलना है, वरना हमें पुलिस पकड़कर ले जाएगी। मैंने माँ से पूछा कि हमें पुलिस क्यों पकड़ेगी? माँ ने कहा, तुम्हारे होने वाले पति को हमारी सारी सच्चाई पता चल गई है। उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और अब वो पुलिस के साथ हमें यहाँ पकड़ने आ रहा है। मैंने माँ को शक की नज़र से देखा और उनसे कहने लगी कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो? तुम तो पहले ही इस शादी से राज़ी नहीं थी, तो हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि हमारी शादी न हो सके। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी होने वाली ससुराल गई थी। जैसे ही मैं वहाँ गेट पर पहुँची, तुम्हारा होने वाला पति पुलिस से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि काजल ने मुझे धोखा दिया है। मैंने छुपकर उसकी सारी बात सुन ली, इसीलिए मैं उनकी बात सुनकर जल्दी से घर वापस आई और तुमसे भी कह रही हूँ कि यहाँ से चलो, वरना हम पकड़े जाएंगे। उस समय मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पता नहीं माँ सच बोल रही थी या फिर झूठ। दरवाज़ा खोलकर भी तो नहीं देख सकती थी कि वहाँ पुलिस ही आई है या फिर कोई और आया है। और अगर माँ सच कह रही होती तो दरवाजे पर पुलिस ही होती, तो वो हमें गिरफ्तार करके ले जाती। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचती हुई ले गई। हम पीछे के दरवाजे से निकल गए। माँ मुझसे कह रही थी कि जल्दी भागो, हमें यहाँ से निकलना है। भागते भागते हम रोड पर पहुँच गए। माँ ने एक टैक्सी पकड़ी। हम टैक्सी में बैठे। माँ ने उसे बस स्टेशन जाने को कहा। टैक्सी में बैठते ही मुझे राजेश का ख्याल आया कि वो बेचारा तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। भला वो मुझे कैसे पुलिस के हवाले कर सकता है। मैंने माँ से कहा
कि तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आ गई। हो सकता है दरवाजे पर राजेश ही हो और वो मुझे लेने आया हो। माँ ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। दरवाजे पर राजेश के साथ पुलिस ही थी और वो हमें गिरफ्तार करने आई थी। अगर हम वहाँ पर रुक जाते तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले गई होती और हम जेल में होते। मैंने माँ से पूछा, राजेश को हमारी सच्चाई कैसे पता चली? हमारा सच तो हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और नहीं जानता। माँ ने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी ने बता दिया हो। इतने में मेरे नंबर पर राजेश की कॉल आने लगी। मैं उसका फ़ोन उठाना चाहती थी, लेकिन माँ ने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन लिया और दूर फेंक दिया। माँ ने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अब उससे बात नहीं करोगी। अगर तुमने उससे फ़ोन पर बात की तो उसे पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। मैं बहुत सदमे में थी। राजेश मुझे बहुत पसंद था और मैं उससे मोहब्बत भी करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद सारे गलत काम छोड़ दूंगी और राजेश को सब कुछ सच सच बताकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सच बताने से पहले ही उसे कोई और सच बता देगा। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कुछ कर लेती। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। आज मेरी शादी थी, मैं कितनी खुश थी, लेकिन ये सब क्या हो गया? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से यूं निकल जाएगी। मैं अब कहीं की नहीं रही थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि टैक्सी वाले ने टैक्सी रोकी। अभी बस के आने में कुछ समय था। हम वहीं बैठकर बस का इंतज़ार करने लगे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जिंदगी में पहली बार खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन शायद खुशी मेरे नसीब में ही नहीं थी। मैं वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में गुम हो गई। वही अतीत जिसकी वजह से आज मुझे भागना पड़ रहा है और बेगुनाह होते हुए भी मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ रहा था। मेरी एक ऐसे घर में आँख खुली थी जहां गरीबी के अलावा और कुछ नहीं था। मेरे माँ बाप भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। मेरा खानदान भिखारियों का खानदान कहलाता था, लेकिन मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घुंघरालू बाल थे। मैं कहीं से भी भिखारन नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया है। लगता ही नहीं था कि मैं भीख मांगने वालों के घर पैदा हुई हूँ। मैं तो किसी महल की शहजादी लगती थी। जो भी मुझे देखता था वो यही कहता कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, और नसीब तो देखो, अब इसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। अगर किसी अमीर घर में पैदा हुई होती तो इसके घर वाले तो इसे जमीन पर पैर भी नहीं रखने देते, मगर मेरे तो खानदान में सब लोग भीख मांगकर ही अपना गुजारा करते थे। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने अपनी माँ से कहा कि हम लोग भीख क्यों मांगते हैं, हम कुछ और काम भी तो कर सकते हैं जिससे हमारा गुजारा हो सके। मेरी माँ ने कहा, हमारा यही काम है, हम पहले भी भीख मांगकर ही अपना गुजारा करते थे और आगे भी ऐसे ही करेंगे। अब मेरे माँ बाप मुझे भी भीख मांगने भेजने लगे थे। मैं जहाँ भी भीख मांगने जाती थी वहाँ के लोग मुझे देखकर ज़्यादा भीख देने लगे थे। मैं सुबह में भीख मांगने निकलती और शाम तक जब घर वापस लौटती तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते थे। लोग मुझे खाना कपड़े भी दे दिया करते थे, लेकिन मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं अपनी माँ से कहती थी कि माँ, मुझे ये काम नहीं करना, तुम चाहो तो मुझसे कुछ और काम करवा लो, लेकिन मुझे इस काम में बहुत शर्म आती है। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कहीं काम की बात कर आऊँगी, तुम घर का झाड़ू पोछा करने चली जाया करो, लेकिन मैं तुम्हें इस काम पर एक ही शर्त पर भेजूंगी कि तुम वहाँ से भी इतना ही पैसा कमा कर लाओगी जितना कि भीख मांगने से कमाती हो। फिर मेरी माँ ने एक घर में मेरे झाड़ू पोछा करने के काम की बात कर ली थी। वो बहुत बड़ा घर था। मेरी माँ वहाँ भीख मांगने जाती थी। उन्होंने मुझे देखकर काम पर रख लिया और कहने लगी कि कल से अपनी बेटी को भेज देना। अब मैंने वहाँ काम पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैडम के घर में कुछ मेहमान आए। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो कहने लगे कि कितनी खूबसूरत लड़की है और काश हमारा भी कोई ऐसा ही खूबसूरत सा बच्चा होता। उनके पास शायद बच्चे नहीं थे। मैं उन्हें चाय देकर वापस अपने काम में लग गई। अगले दिन मैडम ने मेरी माँ को अपने पास बुलाया। उनसे कुछ अलग में बात करने लगी। मैडम से बात करके माँ और मैं घर वापस चले गए। जाकर मेरी माँ पिताजी को बता रही थी कि मैडम ने इस काम के बदले बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है।
देखना तुम, हम अपनी बेटी से कितना पैसा कमाते हैं। मैं माँ की बात समझ नहीं पाई, वो मेरी खूबसूरती से कैसे पैसा कमाना चाहती हैं। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी करवा रही हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ 15 साल की थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ, तुम इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रही हो? माँ ने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों की इतनी जल्दी शादी हो जाती है और मैं तुम्हारी शादी इसलिए भी करवा रही हूँ ताकि तुम मुझे साल भर में बच्चा पैदा करके दे दो। मैंने कहा, माँ, मैं अपना बच्चा तुम्हें क्यों दूंगी? माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, तुम सब कुछ समझ जाओगी। कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी। मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरी शादी किससे हो रही है। शादी के बाद माँ ने मुझे एक कमरे में भेजा जहाँ पर बहुत अंधेरा था। वहाँ मेरा पति भी था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने उसे नहीं देखा और ना ही उसने मुझे देखा था। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा पति कमरे में नहीं था, मैं वहाँ अकेली ही थी। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे बहाना बनाकर टाल दिया। कुछ दिन बाद ही मेरे यहाँ खुशखबरी आ गई। ये सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने माँ से अपने पति के बारे में पूछा ताकि मैं उसको भी ये खुशखबरी सुना सकूं, लेकिन माँ ने अभी भी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। माँ ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खुद बता दूंगी। माँ ने मेरा पूरे 9 महीने बहुत ख्याल रखा और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसे मेरे पास से ले गईं और जिस घर में मैं साफ सफाई का काम करती थी उन मैडम को देकर आ गईं। उन्हें वो बच्चा अपने उसी रिश्तेदार को देना था जो उस दिन मेरे सामने उनके घर पर आए थे। उन्होंने बदले में माँ को बहुत सारे पैसे दिए। माँ की ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने अपनी माँ से झगड़ा किया और कहा कि मुझे मेरा बच्चा लाकर दो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे झिड़क दिया और कहा कि मैंने इस बच्चे की वजह से ही तुम्हारी शादी की थी ताकि तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मैं मालकिन को देकर आ जाऊं। मालकिन ने मुझे इस बच्चे के बदले बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा बच्चा एक बड़े घर में पलेगा, वो लोग उसे बहुत अच्छे से रखेंगे। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तो उसके बाप को भी नहीं जानती थी कि वो कौन है और कहाँ पर रहता है। इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे। माँ ने मुझसे फिर से कहा कि मुझे तुझसे एक बच्चा और चाहिए, एक और मालकिन है, मुझे उनको देना है। मैंने अपनी माँ को गुस्से में देखा और कहा कि अब मैं कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगी, तुम ये काम किसी और से करवा लो। माँ ने कहा, अगर उन्हें किसी और का ही बच्चा चाहिए होता तो मैं तुझसे क्यों कहती? उन मैडम को तो तेरे जैसा खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा चाहिए। उसी रात फिर से मेरा पति मेरे पास आया, लेकिन आज भी कमरे में अंधेरा था। न मैंने उसे देखा था न उसने मुझे आज तक देखा था। मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुमने मुझे आज तक देखा नहीं तो तुमने मुझसे शादी क्यों की है? क्या तुम भी मेरी माँ के साथ मिले हुए हो? तुम्हारा भी मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना है? उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैंने मजबूरी में आकर तुमसे शादी की है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारी माँ ने तुमसे शादी करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे साथ ये काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को हमारी शादी का पता चले और वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचे। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मजबूरियों ने मुझसे ये काम करवाया है, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मजबूरियों ने मुझे बुरा बना दिया है। अगर मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया तो तुम सबके सामने मुझे पहचान जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता किसी के सामने आए। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैंने अगर तुम्हें कहीं देख भी लिया तो मैं तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दूंगी। लेकिन उस लड़के ने मेरी बात नहीं मानी और वो वहाँ से चला गया और मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। माँ ने फिर उस बच्चे को उठाकर किसी बंगले वाली मैडम को दे दिया था और बहुत सारे पैसे लेकर आ गई। माँ का लालच तो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ मुझसे बच्चा पैदा करवाती और कुछ दिनों बाद में मुझसे कहने लगती कि उन्हें एक और बच्चा चाहिए। अब तो ये सिलसिला चलता ही जा रहा था। इस बार जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मैंने उसका चेहरा देख लिया। वो बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। शायद वो अपने बाप पर गया हो, क्योंकि हर बार बच्चा मुझ पर ही जाए ऐसा भी तो मुमकिन नहीं था।
बच्चा तो माँ और बाप दोनों में से किसी पर भी जा सकता है। इस बार मैंने सोचा था कि जब मेरा पति मेरे पास आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि हम लोग यहाँ से भागकर कहीं और चलते हैं और अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। मुझे भी अपने पति से मोहब्बत होने लगी थी। अब मैं चाहती थी कि मैं अपने पति के साथ जिंदगी गुजारूं। कुछ दिनों बाद माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि तूने अपने पति से क्या कहा था? वो तुझे छोड़कर चला गया है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बुरा हो सकता था। मैं सदमे में चली गई और मेरी माँ ने ये बच्चा उठाकर भी किसी बंगले वाली मैडम को दे दिया। अब हमारे घर में बहुत सारे पैसे आ गए थे और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इस बार मैंने सोच लिया था मैं अब कोई बच्चा पैदा करके माँ को नहीं दूंगी। माँ ने जब मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो मैं अपनी माँ के चेहरे को देखती रही। मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पैसों के लालच में इतनी गिर गई, क्या अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोच रही? मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। माँ मुझसे गुस्से में बोली, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो कहाँ जाओगी? तेरा पति तो तुझे छोड़कर जा चुका है। तू तो उसको जानती भी नहीं है और तूने उसे देखा भी नहीं है। कहाँ ढूंढेगी उसे? अपनी जिंदगी किसके सहारे जिएगी? मैंने बचपन से अब तक तुझ पर इतना खर्च किया, तुझे रानी बनाकर रखा और तू मेरी बात मानने से मना कर रही है। तू मेरी बात नहीं मानेगी तो इस घर में भी नहीं रहेगी। बाहर जाकर देख, तुझे पता चल जाएगा कि दुनिया कितनी जालिम है। अकेली औरत देखकर नोच नोच कर खा जाती है। माँ की इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर मैं जाती तो कहाँ जाती और किसके सहारे से? मैंने तो आज तक अकेले बाहर कदम भी नहीं रखा था। मजबूरन इस बार भी मुझे माँ की बात माननी पड़ी। माँ ने मेरी फिर से एक लड़के से शादी करवा दी जो कि बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो लड़का ड्रग्स लेता था और पता नहीं कौन कौन से नशे करता था। नशे की हालत में ही मेरे पास आता था। जब मैं अपनी माँ से ये बात कहती तो माँ मुझसे साफ कह देती कि तुझे क्या करना है, तू सिर्फ बच्चे पैदा करने पर ध्यान दे। तुझे उसकी असली बीवी बनने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दे। तूने उसे सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं तो अपने पति से भी कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो जब भी मेरे पास आता था तो नशे में होता था। मेरी माँ उसे नशे के लिए पैसे देती और वो उनकी सारी बातें मानता जाता। उसे न मुझसे और न ही अपनी औलाद से कोई मतलब था। उसे नहीं पता था कि उसका बच्चा कहाँ है। अब मुझे ये काम करते करते सालों हो गए थे। 15 साल की उम्र से ये काम मेरी माँ मुझसे करवा रही थी, लेकिन मेरी माँ का लालच खत्म हो ही नहीं रहा था। अब तो मैं बीमार रहने लगी थी और डॉक्टर ने भी मुझे बच्चा पैदा करने से मना कर दिया था। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मैं मर भी सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी कम थी। मैं सिर्फ 25 साल की उम्र में ही बहुत बच्चे पैदा कर चुकी थी। इसीलिए डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अब मैं कुछ साल तक बच्चे पैदा ना करूं और अपना पूरा ख्याल रखूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं घर वापस आई और मैं सोच रही थी कि अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी और मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी तो वो सिर्फ मेरे नाम का पति था। उसे तो सिर्फ अपने नशे से मतलब था। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। इसी बीच मेरे पास खबर आई कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी जान चली गई। वो बहुत ज़्यादा नशे में था, किसी गाड़ी से टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब मैं इतनी सी उम्र में विधवा हो गई थी। मैं जानती थी कि अभी मेरी माँ का लालच खत्म नहीं होगा। वो मेरी फिर से किसी के साथ शादी करा देंगी और मुझे इसी काम पर लगा देंगी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने तुम्हें इतना पैसा कमा कर दिया है, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? मैं बाहर घूमना फिरना चाहती हूँ, दुनिया को देखना चाहती हूँ। वैसे भी अब हमारे पास इतनी दौलत हो गई है कि हम खुद का एक बंगला खरीद सकते हैं। मुझे 1 साल का समय दे दें। मैं इस 1 साल में अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उसके बाद जो तुम मुझसे कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। माँ को शायद मेरी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर मैंने अब बच्चा पैदा किया तो इसमें मेरी जान को खतरा हो सकता है, और माँ मेरी जान का खतरा नहीं ले सकती थी, क्योंकि उन्हें मुझसे अभी और ज़्यादा पैसे कमवाने थे। इसीलिए माँ ने कहा कि ठीक है,
लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और वापस आने के बाद तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं तुमसे करने को कहूंगी। उसके बाद हम दूसरे शहर में रहने के लिए आ गए। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिंदगी ऐसे भी जी जाती है। लोग अपनी जिंदगी से इतना भी खुश हो सकते हैं। आज मुझे ऐसा लगा था कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मुझे पहली बार मोहब्बत भी इसी शहर में हुई थी। एक दिन मैं माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। रास्ते में मेरी एक गाड़ी से टक्कर हो गई। वहाँ मुझे एक लड़के ने बचाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। उसने मेरी पट्टी करवाई। इतने में माँ वहाँ पर आ गई और वो लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो उसके बारे में सोचती ही रह गई। वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे वो मुझे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया, सब कुछ एक सपने के जैसा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं वो मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं। हम घर पर आ गए। कुछ दिन मैं घर पर ही रही। बाद में जब मैं शॉपिंग करने गई तो वो लड़का अपनी एक कपड़े की दुकान पर दिखाई दिया। मैं उसके पास चली गई और उसे थैंक यू बोला। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मुझसे पूछने लगा, तुम अब कैसी हो? मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। मैंने उससे पूछा कि ये दुकान तुम्हारी है? तो उसने कहा, हाँ ये दुकान मेरी ही है। अभी मैं उससे बात कर ही रही थी कि माँ वहाँ पर आ गई और मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ किससे बात कर रही हो? मैंने कहा, माँ ये वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी और मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। इनकी कपड़ों की दुकान है। मैं इनसे कपड़े दिखाने को बोल रही थी। माँ ने कहा, क्या तुम्हें कोई सूट पसंद आया? मैंने कहा, हाँ माँ, मुझे ये सूट बहुत पसंद आया है। माँ ने मुझे वो सूट दिलवाया और हम घर पर वापस आ गए। उस लड़के का नाम राजेश था। मैं घर आने के बाद भी राजेश के बारे में ही सोच रही थी। शायद मुझे राजेश से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। एक दिन राजेश ने मुझे कॉल की और मिलने के लिए बुलाया। मैं माँ को बिना बताए राजेश से मिलने के लिए चली गई। अब मैं अक्सर राजेश से मिलने जाती और उससे फ़ोन पर भी बात करती थी, लेकिन माँ को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। राजेश एक बहुत अच्छा लड़का था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वो इसी शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। राजेश ने मुझसे शादी के लिए कहा और मैंने उससे हाँ कर दी। जब माँ को ये बात पता चली तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हुई और कहने लगी कि तुम आज के बाद राजेश से बात नहीं करोगी। मैंने ये सब कुछ राजेश को बताया। राजेश ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ से खुद बात कर लूँगा। राजेश ने जब माँ से बात करी तो वो हमारी शादी के लिए मान गई। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि माँ इतनी जल्दी राजेश की बात कैसे मान गई। वो तो मुझसे कुछ और ही काम करवाना चाहती थी। अगले दिन राजेश हमारी शादी की बात करने हमारे घर पर आया। उसने कहा कि हम 1 हफ्ते बाद ही शादी कर लेते हैं। माँ ने अफसोस के साथ कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी राजेश से हो रही है। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग राजेश के साथ ही की थी। मैं राजेश के घर भी गई थी और उसके माता पिता से भी मिली थी। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे। माँ मुझे इस शादी से खुश नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे अपने पति के लिए जिंदगी जीनी थी। माँ के लिए मैंने बहुत जिंदगी जी ली थी। मैंने राजेश को अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और माँ से भी कहा था कि वो राजेश को हमारे बारे में कुछ न बताए। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज मेरी और राजेश की शादी थी। मैं दुल्हन बनकर राजेश का इंतजार कर रही थी। तभी माँ ने आकर मुझे बताया कि राजेश को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो हमें धोखाधड़ी के इल्जाम में पुलिस से पकड़वा रहा है। पता नहीं किसने राजेश को सच्चाई बता दी थी और वो हमें पकड़वाने के लिए पुलिस को अपने साथ लाया था। मैं राजेश से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैं माँ के साथ वहाँ से भाग कर आ गई। मैंने माँ से पूछा कि माँ बस कब आएगी। माँ भी बहुत बेचैनी से बस के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में राजेश पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच गया। मैं राजेश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। माँ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ में हथकड़ी पहना दी। लेकिन हैरत की बात थी कि पुलिस ने मुझे हथकड़ी नहीं पहनाई थी। राजेश पुलिस वालों से कहने लगा कि आप इन्हें लेकर आगे चलिए, मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ पीछे आता हूँ।
राजेश की ये बात सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। मैं उससे कोई सवाल करती, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि मेरी मोहब्बत ने राजेश को पिघला दिया हो और उसने मुझे माफ़ कर दिया हो। राजेश ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। रास्ते में मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं राजेश की तरफ देखती, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। आखिर पूछती भी तो किस मुंह से? मैंने राजेश से अपना इतना बड़ा सच जो छुपाया था। मैं सज़ा की हकदार थी। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो माँ कह रही थी कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया है और मेरा कसूर क्या है। तब राजेश ने कहा कि तुम्हें अरेस्ट किया गया है छोटे बच्चों को बेचने के जुर्म में, पैसों के लालच में, अपनी 15 साल की बच्ची का बचपन बर्बाद करने के जुर्म में। मैंने हैरत से राजेश की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। उसने मुझे बताया कि उस दिन दुकान पर मैंने तुम्हारी माँ को पहचान लिया था, लेकिन मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं था। मैं बहुत गरीब था। मेरे पिताजी नौकरी करके घर चलाते थे, लेकिन मेरे पिताजी के एक्सीडेंट के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इसीलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया था। कभी मुझे काम मिल जाता तो कभी नहीं मिलता। उसी बीच मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए एक काम है, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैंने पूछा कि क्या काम है? तब उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है और उसे प्रेग्नेंट करना है, लेकिन उस बच्चे पर और मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पहले तो मैंने इस काम से मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने अपने घर के हालात को देखकर मजबूरन उनकी बात मुझे माननी पड़ी। फिर मेरी तुमसे शादी हो गई। मुझे तुम पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं सोचता था कि शायद तुम भी अपनी माँ के साथ मिली हुई हो। बच्चे होने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, तो मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए, क्योंकि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता था। लेकिन मैं ऐसे बच्चे पैदा करके छोड़ भी तो नहीं सकता था। इसीलिए मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला कर लिया और यहाँ इस शहर में आकर काम करने लगा। मैंने दिन रात मेहनत की और अपनी दुकान खरीद ली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया था। भगवान से बस यही दुआ करता रहता था कि तुम मुझे मिल जाओ, और आखिर एक दिन तुम मुझे मिल ही गई। जब मैंने तुम्हारी माँ से तुमसे शादी के लिए कहा तो वो मुझे पिछली शर्तों पर ही अपना दामाद बनाने को राजी हो गई। लेकिन अब मैं पहले की तरह मजबूर नहीं था, इसलिए तुम्हारी माँ चाहती थी कि किसी तरीके से हमारी शादी न हो, वो तुमसे ऐसे ही पैसा कमाती रहे। इसीलिए मैंने पुलिस को सारी बात बता दी। मैं पुलिस को सब कुछ बता रहा था तो तुम्हारी माँ ने सुन लिया और वो तुम्हें लेकर भाग रही थी। इसलिए हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। राजेश की सारी बात सुनकर मुझे पता चला कि राजेश ही मेरा पहला पति था। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने राजेश से कहा कि मेरी माँ अब जेल में ही रहेगी। राजेश ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जब तक इन्हें अपने किए का एहसास नहीं हो जाता तब तक ये जेल में ही रहेंगी और फिर मैं इन्हें निकलवा दूंगा। उसी दिन राजेश की और मेरी मंदिर में शादी हो गई। राजेश और मैं एक साथ बहुत खुश थे। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि उसने मुझे नर्क वाली ज़िंदगी से निकालकर इतने अच्छे पति का साथ दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।